नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स आपको कराए जा रहे हैं और करंट अफेयर्स में हम लोग व्यवस्थित तरीके से हर चीज कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको जानकारी रहे कि हाँ, इसमें आपको पीआईबी के भी मिलते हैं न्यूज। दूसरी चीज, दैनिक भास्कर के भी मिलते हैं। दैनिक भास्कर के भी न्यूज मिलते हैं। और यहाँ पे जनसंपर्क साइड के भी मिलते हैं। ये आपके लिए रामबाण होंगे, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न यहीं से आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको डेली के डेली कवर करते चलना है ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना जाए। चले, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए। देखें, हाल ही में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन कहाँ किया? कौन सा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन कहाँ पे किया? ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से कोई। एक्सरसाइज ड्रोन का आयोजन इसलिए किया क्योंकि सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए, ध्यान रखिएगा, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज, याद रखिएगा, ड्रोन प्रहार का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पे किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे किया गया है? नागालैंड। अब थोड़ा सा नागालैंड के बारे में यहाँ पे समझते हैं। नागालैंड, याद रखिएगा, इसकी ये कब राज्य बना? तो याद रखिएगा 1963 में। कब बना? 1963 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और किससे पृथक होकर बना था? असम से। असम से पृथक होकर, पृथक होकर, ध्यान रखिएगा। तो असम से अलग होकर क्या बना है? ये एक नया राज्य बना था। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको और कौन से नंबर का राज्य बना था? 16वें नंबर का, 16वें क्रम का। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, यहाँ पे नागालैंड में इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना कि ये इसकी सीमा किससे किससे लगती है। अगर हम सीमा की बात करें तो यहाँ पे असम से लगती है, क्योंकि असम से अलग ही हुआ है, असम से तो लगेगी ही। दूसरी चीज, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, ये तो लगेगी अरुणाचल प्रदेश। तीसरी चीज यहाँ पे, तीसरा याद रखिएगा, मणिपुर से, मणिपुर, मणिपुर से। और चौथा यहाँ पे याद रखिएगा, म्यांमार से, म्यांमार से। ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर नागालैंड की बात करें तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 13वां संविधान संशोधन। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा? 13वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। अगर हम नागालैंड की और बात करें, यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट, तो यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है वर्तमान में? अगर हम बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीट 60 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहाँ पे यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, रियो, रियो। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और क्या याद रखना, यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है गवर्नर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। नेफ्यू यहाँ पे लिखो, नेफ्यू रियो, याद रखिए, रियो। और यहाँ के गवर्नर कौन है? याद रखिएगा, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप में ध्यान रखना है। ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक फेमस त्योहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। और ये पूर्वोत्तर, ये 7 बहनों में से एक है, ये भी नागालैंड के आता है, ध्यान रखना है। और ये पूर्वोत्तर पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर पहाड़ी, पहाड़ी, ये पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आता है, पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत, अंतर्गत आता है। और ये याद रखिएगा, ये पूर्वोत्तर पहाड़ी, पूर्वोत्तर
पहाड़ी है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर पहाड़ी, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर पहाड़ी के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले आगे, यहाँ पे देख लें, नागालैंड से संबंधित कुछ और पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। नागालैंड ने क्या किया है, छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन की शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा। मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा, मत याद करिएगा, ये आपके काम का नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो, नागालैंड ने 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की। ये वेल्स है, कंट्री है, उसके साथ याद रखिएगा साझेदारी की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो नागालैंड ने 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की है, वेल्स के साथ साझेदारी की है। किसके साथ, वेल्स के साथ साझेदारी की है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखना। भारतीय सेना ने नागालैंड के कोहिमा में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन कर आधुनिक युद्ध तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अभी जस्ट मैंने आपको ये सारे के सारे पॉइंट बताया है, तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से सारी की सारी चीजों को आपको याद करते चलना है। आगे देखें, हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला नियुक्त की है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनाया गया है, निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में किसे बनाया गया है, याद रखिएगा। पहले तो ध्यान रखना किसे बनाया गया है, आपको मैं याद करा देता हूं। ऐसे यहाँ पे अनुराधा ठाकुर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान रखना, आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई की, ठीक है, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा, याद रखना। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। आरबीआई के कौन है, संजय मल्होत्रा। और बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में, अभी बात करते हैं। यहाँ पे कैग के याद रखिएगा, कैग के कौन है, याद रखिएगा, संजय मूर्ति, संजय मूर्ति, याद रखिएगा। कैग के कौन है, संजय मूर्ति है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। जबकि यहाँ पे आपको और पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, आयुक्त, ये ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश सिंह है, ज्ञानेश सिंह, ज्ञानेश कुमार, याद रख लीजिए, ज्ञानेश कुमार है, याद रखिएगा। ठीक है, अजय कुमार क्या बने हैं, याद रखिएगा, यूपीएससी, यूपीएससी के अजय कुमार, अजय कुमार। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसरो के याद रखिएगा, इसरो के वी नारायणन, नारायणन, वी नारायणन, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना, वी नारायणन। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग के, राष्ट्रीय महिला आयोग के, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग की कौन है, विजया रहाटकर, विजया रहाटकर, विजया रहाटकर, राहटकर, याद रखिएगा, कौन है, विजया राहटकर। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये किसी भी तरह से आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आरबीआई के संबंध में थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखिएगा। आरबीआई, आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट कब आया, याद रखिएगा, 1934। ठीक है ना, और याद रखना ये आरबीआई के गठन में भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर देखा जाए कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935, 1935। ठीक है, इसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर याद रखिएगा, आरबीआई का प्रारंभिक हेडक्वार्टर कहाँ था, याद रखना, प्रारंभ में हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता, कलकत्ता, कोलकाता, याद रखिए, कोलकाता। लेकिन अगर बाद में देखा जाए 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ लाया गया, 1937, 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई, हाँ, मुंबई,
ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ? मुंबई लाया गया, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये ध्यान पॉइंट याद रखिए। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, 1949। ठीक है। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसवार्न स्मिथ, ओसवार्न स्मिथ। ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रख सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे। हाँ, एक चीज और याद रखना आरबीआई के बारे में, ये केंद्रीय बैंक, ये क्या है याद रखना, ये केंद्रीय बैंक का बैंक है। केंद्रीय मतलब बैंकों का बैंक है, ऐसे याद रखो। ये केंद्रीय बैंक है, पहले याद रखो, केंद्रीय बैंक है। दूसरी चीज, ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, ध्यान रखिएगा, ये बैंकों का बैंक है। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक, क्या, केंद्रीय निदेशक मंडल के में निदेशक के रूप में नामित किया है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। किसे? अनुराधा ठाकुर को। आगे बढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ऐसे क्योंकि अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025 के प्रीलिम्स में इसी तरह प्रश्न पूछे थे युद्धाभ्यास से, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से करना होगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा। भारत और सिंगापुर के बीच, किसके? भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 की शुरुआत किस स्थान पर हुई? ठीक है। पुणे, जोधपुर, कुरुक्षेत्र, पाटन। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुई है? जोधपुर में हुई है। कहाँ पे? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ आता है, ध्यान रखिएगा? राजस्थान। जोधपुर कहाँ आता है? राजस्थान। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जोधपुर कहाँ आता है? राजस्थान। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पे बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर ने बोल्ड कर दिया, ऐसे याद रखो। सिंगापुर ने क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। सिंगापुर ने बोल्ड कर दिया, ऐसे याद रखो। सिंगापुर के साथ एक होता है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ये भी याद रखना। सिंगापुर के साथ क्या होता है? एक युद्धाभ्यास सिम्बैक्स भी होता है। इस पॉइंट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे दिमाग में रखना होगा। तो एक सिम्बैक्स याद रखिए, दूसरा यहाँ पे याद रखना बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है। और बात करें सिलीनैक्स, सिलीनैक्स याद रखना, सिलीनैक्स, क्या याद रखना है? सिलीनैक्स, ध्यान रखना है सिलीनैक्स, सिलीनैक्स। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत व श्रीलंका। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी होता है? सिलीनैक्स। अलनगाह, अलनगाह, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अलनिगाह याद रखना, भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच अलनगाह। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। संप्रीति, संप्रीति याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और हम बात करें यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच, और हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे मैत्री, मैत्री, भारत और थाईलैंड, भारत प्लस थाईलैंड, भारत प्लस थाईलैंड याद रखिएगा। मैत्री किसके किसके बीच होता है? भारत प्लस थाईलैंड। और हम बात करें, क्या बात करें और? मैत्री और मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका, भारत श्रीलंका, कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये पॉइंट किसी भी और याद रखें। खंजर, भारत और किर्गिस्तान। खंजर, भारत किर्गिस्तान, भारत प्लस किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा है? खंजर। ठीक है, ये पॉइंट। दूसरी चीज यहाँ पे और आगे बात करें, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच होता है, यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो नोमैडिक एलिफेंट होता है भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट होता है। कौन सा? भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट होता है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण जोधपुर में शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए। यह अभ्यास एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्धाभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा। ये सारी चीज हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, बस आपको युद्धाभ्यास याद रखना। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके किसके बीच हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। और कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है। खासकर कहाँ के स्थान पूछता है? जो जब मध्य प्रदेश, सॉरी, जब भारत में आयोजित किया जाता है तब वो स्थान पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व में आयोजित किया जाते हैं दूसरे स्थान पर, तो वहां के स्थान पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना जोधपुर। ठीक है ना। और ऑप्शन में जोधपुर, जयपुर इस तरह भी दिया जा सकता है। चलें आगे बढ़ें। अगर हम सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात करें तो थरमन मुगरत्नम है। कौन है? थरमन मुगरत्नम। राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी क्या है? सिंगापुर। आपको पता है सारी की सारी चीज। ठीक है, मुद्रा की बात करें, सिंगापुर डॉलर कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग, बोंग प्रधानमंत्री ये पिछले साल ही नियुक्त हुए हैं, लॉरेंस बोंग। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कौन है प्रधानमंत्री? लॉरेंस बोंग है। ठीक है, कौन है? लॉरेंस बोंग। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, और राष्ट्रपति का है थरमन मुगरत्नम, थरमन मुगरत्नम। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और, कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश, मतलब 4 दिन ही काम रहेगा एक वीक में। और ये कौन सा देश बना है? एशियाई देश बना है। याद रखना, 4 दिन का वर्क, 4 दिन का वर्क लाने वाला एशिया का पहला देश बना है सिंगापुर। कौन बना है? सिंगापुर। इस पॉइंट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा, सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तरुण दास। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तरुण दास जो है ना, ये भारतीय हैं तरुण दास, ध्यान रखिएगा। इनको क्या मिला है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। सिंगापुर का, सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, किसे मिला है? तरुण दास को मिला है। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स याद रखना। सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास 32वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट बताया था सिम्बैक्स किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच बताया था। ये सारे के सारे बिंदु मैं आपको बताया हूँ। हाँ, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम में सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, और सेशन को, अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चले आगे की ओर बढ़ते हैं। वैष्णवी अदरकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? बस इसका खेल याद रखो। किस खेल से संबंधित है वैष्णवी अदरकर? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यही चीज पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो वैष्णवी अदरकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो याद रखना, टेनिस की ये फेमस खिलाड़ी है। वैष्णवी अदरकर टेनिस की फेमस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। ठीक है, और ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? याद रखना। तो कौन? ये यही ध्यान रखना। देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। कौन है वैष्णवी अदरकर? टेनिस खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बीनस विलियम्स। बस इतना याद रखो, बीनस विलियम्स भी टेनिस खिलाड़ी। ये मत याद रखो कि क्या जीती हैं। बीनस विलियम्स भी टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा।
पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं दीपिका कुमारी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे याद रखो, इसमें आपको याद रखना है। हाँ, इसको देखो, विंबलडन ओपन में महिला एकल खिताब किसने अभी जीता? इगा स्वियाटेक। किसने जीता है? इगा स्वियाटेक। इसका नाम याद रखना। तो विंबलडन की खिताब अभी किसने जीता है? इगा स्वियाटेक। किसने जीता है? इगा स्वियाटेक। याद रखिएगा, किसने? इगा स्वियाटेक ने, याद रखिएगा, विंबलडन ओपन महिला खिताब एकल खिताब जीता है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक सिनर ने भी जीता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैनिक सिनर ने कौन सा खिताब अभी जीता? विंबलडन 2025। जबकि विंबलडन 2025 महिला महिला खिताब किसने जीता है? ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, ईगा स्वियाटेक। आगे देखो, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये महिला टी20, महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी दीप्ति शर्मा। इसका नाम याद रखना। किसका? ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, इन पॉइंटों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल जाए, ठीक है। दीप्ति शर्मा कौन है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा याद रखना, महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनिमेश कुजूर मत याद रखिए। हाँ, नीरज चोपड़ा का याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये जेवेलियन थ्रो के फेमस खिलाड़ी हैं, जेवेलियन थ्रो के फेमस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। और यही नीरज चोपड़ा जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। क्या? रजत पदक प्राप्त किया था, रजत पदक, रजत पदक याद रखना पड़ेगा। कौन सा पदक? रजत पदक प्राप्त किया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 133 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फीफा रैंकिंग में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीफा रैंकिंग में कौन सा है? याद रखिएगा, 133वां। कौन सा है? 133वां स्थान है फीफा रैंकिंग में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई का मंगलवार को निधन हो गया। बस इतना याद रखना कि ये जो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स हैं, कौन है? ये गुजरात में जन्मे थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। और ये भारतीय मूल के कौन है? मेघनाथ देसाई। ये अर्थशास्त्री हैं, इनका निधन हो गया है, इनका निधन हो गया। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कौन है? अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक बनाने वाले में शामिल थे ये, याद रखना, क्या नाम है? मेघनाथ देसाई, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट। अब देखो, मानव विकास सूचकांक याद रखना, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूएन। देखो, मानव विकास सूचकांक कौन बनाने में शामिल कौन थे? 1990 में बनाया गया था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, यहाँ पे अमर्त्य सेन इसमें मानव विकास सूचकांक में शामिल थे। और मकबूल हुसैन, यहाँ पे याद रखिएगा, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री भी यहाँ पे शामिल रहते हैं। मकबूल हुसैन, हुसैन याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। उसमें ये भी शामिल रहते हैं, कौन? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, इनका नाम क्या है? याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई। ये भी शामिल रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और क्या याद रखना कि यूएनडीपी याद रखना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर जारी किया जाता। तीन इसके स्टेज हैं, ध्यान रखिएगा, तीन वो हैं, मतलब तीन आधार पर जारी किए जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जीवन स्तर, ये तीन चीजों को देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। मानव विकास सूचकांक वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे। उन्होंने 30 किताबें भी लिखे। देसाई 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे। ये 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित है, याद रखना, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में ध्यान रखना। तो 2008 में क्या है? पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे। और ये मानव विकास सूचकांक याद रखिएगा, कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
याद रखिएगा। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और अभी हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? मानव विकास सूचकांक 2025, मानव विकास सूचकांक, सूचकांक 2025, 2025 इसमें कौन सा स्थान था? ध्यान रखिएगा, 130वां, 130वां। कितना था? 130वां। याद रखिएगा कितना? 130वां। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। छऊ नृत्य, देखो ये जो छऊ नृत्य है मुख्य रूप से, ये अगर देखा जाए ये कई जगह फेमस है छऊ नृत्य। जैसे ये छऊ नृत्य आपको यहाँ पे उड़ीसा वाले बेल्ट में देखने को मिलेगा, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, बिहार इस वाले बेल्ट में मुख्य रूप से ये छऊ नृत्य देखने को मिलेगा। ये न्यूज में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, ये सारे के सारे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये न्यूज में था इसलिए मैंने रख दिया, और कुछ कारण नहीं था रखने का। चलो आगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, पहले तो याद रखो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? ये है भोपाल में, भोपाल। कहाँ है? कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। और बाघ दिवस याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग, ये याद रखिएगा रूस का एक जगह था, वहां पे बाघ कन्वेंशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। तब से याद रखिएगा वहीं से बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाने लगा। ठीक है, इस बात को विशेष रूप, यहाँ पे अगर बात करें सबसे ज्यादा बाघ, सबसे ज्यादा बाघ पूरे भारत में, बाघ वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कितने भाग हैं? लगभग 785, 785। और प्रतिशत में अगर बात करें पूरे भारत का लगभग 22% यहीं पे बाघ पाए जाते हैं। पूरे भारत का, पूरे भारत का 22% के आसपास बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें टाइगर रिजर्व कितने हैं? 9 हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व 9 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 9। एक अभी विष्णु श्रीधर बाकड़ का टाइगर रिजर्व बना है जो कि रायसेन में है, और एक माधव नेशनल टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। विष्णु श्रीधर बाकड़कर रातापानी अभयारण्य है, और एक है माधव नेशनल पार्क, दोनों टाइगर रिजर्व अभी घोषित किए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे कितने हो गए हैं? 9। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या देश में सबसे अधिक है, ये ध्यान रखना। शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या देश में सबसे अधिक कहाँ पे है? कान्हा टाइगर रिजर्व में है। कहाँ पे? ये सब जन याद रखना, मध्य प्रदेश शासन की साइड का है प्रश्न, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, 29 जुलाई 2025 को क्या बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या देश में सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। बाघों के निवास के लिए कान्हा रिजर्व में घास के मैदान, जंगल और नदियां शामिल, बाघों के लिए संख्या रहवास उपयुक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे के सारे पॉइंट। कान्हा में गांवों को कोर क्षेत्र में स्थानांतरित, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज याद रखना, कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवियों की निगरानी के लिए यम स्ट्रिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यम स्ट्रिप मोबाइल ऐप का कहाँ पे अनावरण किया गया है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और अब देख लेते हैं, थोड़ा सा बात पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे देखो,
जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये है कहाँ पे, ये मंडला और बालाघाट में है। मंडला प्लस बालाघाट, ठीक है। मंडला प्लस बालाघाट में कहाँ है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से कौन सी नदी, बंजर नदी प्रवाहित होती है, बंजर नदी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का याद रखिएगा पहला टाइगर रिजर्व है, एमपी का पहला टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एमपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, यही कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून कहाँ है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र है, बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र है। और ये जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसने अपना पूरे देश में, याद रखिएगा, अपना शुभंकर जारी किया है, अपना शुभंकर जारी किया है, जिसका नाम है भूर सिंगदा बारहसिंगा, भूर सिंगदा बारहसिंघा, बारह सिंघा। ये भी आपको ध्यान रखना, कौन सा, भूर सिंगदा बारहसिंगा जारी किया है, ये अपना मस्कट तैयार किया है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए। चलें अगला प्रश्न देखें। बाघों के संरक्षण में नवाचार रिजर्व क्षेत्रों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। बाघों की सटीक पहचान हेतु जीन परीक्षण की योजना, जीन परीक्षण मतलब यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही बाघों की सटीक पहचान के लिए, क्या, जीन परीक्षण योजना। उज्जैन व जबलपुर में आधुनिक रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उज्जैन और जबलपुर वाले बेल्ट में क्या आधुनिक सेंटर भी बाघों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, रेस्क्यू सेंटर। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। बाघों को संरक्षित करने के लिए क्या किया जा रहा है, उज्जैन और जैसे कि गुजरात में बंतारा जू की तर्ज पर, गुजरात में बंतारा जू सेंटर की तर्ज पर यहाँ पे मध्य प्रदेश में उज्जैन और कहाँ पे, जबलपुर में भी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन स्क्वाड की शुरुआत की, ड्रोन से क्या निगरानी की जाएगी, क्या, ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी, कहाँ पे, पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव की निगरानी आग की जानकारी और मानव पशु संघर्ष को रोकने में सहायक होगी, ये सारी की सारी चीज यहाँ पे ध्यान रखना। ड्रोन स्क्वाड की शुरुआत की गई है। और आगे बात करें, 200 गांवों का विस्थापन और बाघों के लिए आवास का क्षेत्र का विस्तार, मतलब 200 गांवों का विस्थापन किया गया है और इनके आवास का विस्तार किया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कौन सी, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। अगर हम शुभारंभ की बात करें तो 16 जुलाई 2025 को, 16 जुलाई 2025 को शुरू किया गया। अवधि इसके लिए 6 वर्ष है। कितनी अवधि है, 6 वर्ष। थोड़ा सा ध्यान रखना, 16 जुलाई 2025 से शुरू किया गया, शुभारंभ किया गया, और अवधि क्या है, 6 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें लगभग लाभार्थी किसान कितने, 1.7 करोड़ से अधिक लाभार्थी हो गए। लक्ष्य क्षेत्र 100 निम्न प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब याद रखें, शुभारंभ 16 जुलाई 2025, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसकी अवधि क्या है, 6 वर्ष है, ठीक है ना। कुल मिला के कृषि को विकसित करने के लिए, मतलब कुल मिला के खाद्य संकट में कमी लाने के लिए लगातार ये सारी चीज प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये मेंस में भी लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाई गई है। ये कृषि वाले टॉपिक में आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, ओडीओपी में याद रखना सुंदरजाम। इस मैंने बताया था आपको, अगर याद आ रहा है, सुंदरजा आम को ओडीओपी में शामिल किया गया है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। जीआई टैग, क्या, जीआई टैग कब दिया गया, 2023, कब दिया गया, जीआई टैग 2023।
और यहाँ ये जो सुंदरजा आम है ये कहाँ का है? रीवा का। कहाँ का है? रीवा का। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहाँ का है? रीवा का। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है? एक तो मिठास और खुशबू के कारण मध्य प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है, ध्यान रखिएगा। सुंदरजा आम की एक छोटे से पेड़ में लगभग 100 से 125 किलो की पैदावार होती है। ठीक है। आम का वजन 200 से 250 ग्राम तक हो सकता है। आम का वजन 200 से 250 ग्राम तक हो सकता है, मतलब समझ रहे हैं ना? 250 ग्राम बहुत होता है, मतलब अच्छे खासे बड़े आम होते हैं। सुंदरजा आम रीवा राजघराने की देन है। यह कुठुलिया अनुसंधान केंद्र और गोविंदगढ़ में सुंदरजा के काफी पेड़ है। मैंने बताया था कि कुठुलिया याद रखिएगा अनुसंधान केंद्र भी है रीवा में, और गोविंदगढ़ में भी आम अनुसंधान केंद्र, वहां पे इसकी प्रजाति ध्यान रखिएगा पाई जाती है। यह आम अन्य दूसरे किस्म के आमों की तुलना में अधिक स्वादिष्ट है। ये काफी मीठा आम है, ध्यान रखिएगा। साल 1968 में इसके नाम से डाक टिकट जारी किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डाक टिकट जारी कब किया गया था सुंदरजा आम के नाम से? तो 1968 में। कब? 1968 में। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो कब जारी किया गया था? ध्यान रखिएगा 1968 में। कब? 1968 में। सुंदरजा हमको जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है। ये सारे के साथ, और यहाँ पे ओडीओपी, बहुत सारे ओडीओपी मैंने इसके पहले की क्लास में सारे ओडीओपी मैंने बताए थे। वो सभी ओडीओपी आप याद कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चले आगे। प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पशुधन, इसलिए राज्य सरकार प्रदेश वेटनरी कॉलेजों की संख्या बढ़, ये शायद हो गया था प्रश्न, इसको नहीं कराते। हाँ, तो ये मैंने कल ही करा दिया था वो वाला प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आज आगे, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपको देख सकते हैं लगातार कि यहाँ पे क्रैश कोर्स चालू है। 1 अगस्त से कक्षाएं विधिवत रूप से चलने लगेगी। ये आपको सारी की सारी क्लासेस मिलती जाएगी। तो आप लोग बने रहिए, सारी की सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से करते रहिए। ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।